वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 026816 का एनालिसिस। पेपर 816 आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। वाक्य में निसंदेह एरर यहां है, अट्रैक्ट नहीं अट्रैक्ट्स होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन। क्योंकि इंट्रोडक्शन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना होगा, तो अट्रैक्ट नहीं अट्रैक्ट्स। हमारा करेक्शन है खंड सी में। एक बार वाक्य को समझ लेते हैं। द इंट्रोडक्शन है शुरुआत, जॉब ओरिएंटेड का अर्थ है रोजगार उन्मुखी या रोजगार दिलाने वाले। कोर्सेज आप जानते हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग का अर्थ है आत्म वित्त पोषित, अर्थात ऐसे कॉलेजेस या संस्थान जो अपने वित्त या धन की व्यवस्था स्वयं करते हैं, अपने संसाधन स्वयं जुटाते हैं, किसी प्रकार की सहायता या अनुदान पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो अर्थ हुआ सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में जॉब ओरिएंटेड या रोजगार उन्मुखी कोर्सेज का जो इंट्रोडक्शन है अट्रैक्ट्स आकृष्ट करता है या आकर्षित करता है बहुत से विद्यार्थियों को। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट्स मेनी स्टूडेंट्स। हमारा करेक्शन खंड सी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 फिर से ग्रामेटिकल एरर का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन डेंजर। विद्यार्थी ध्यान दें, कीप वंस हेड एक मुहावरा है जिसका अर्थ है टू रिमेन काम, शांत रहना, अपनी मानसिक शांति बनाए रखना। इन डेंजर खतरे में, देन टू लूज वंस करेज। लूज वंस करेज का अर्थ है अपनी हिम्मत खो बैठना। वाक्य में बेशक एरर यहां है, THEN देन नहीं THAN देन होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दे, हमें चाहिए तुलना का देन जो कि है THAN, जबकि THEN देन तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा क्योंकि करेक्शन खंड सी में है। एक बार करेक्शन के बाद वाक्य को पुनः पढ़ लेते हैं। इट्स बेटर टू कीप वंस हेड इन डेंजर देन टू लूज वंस करेज। बेहतर है कि आप संकट में अपनी शांति बनाए रखें बनिस्बत इसके कि आप अपनी हिम्मत खो बैठे। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। यू डैश मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर शीट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यू मस्ट बी मैड। तुम जरूर पागल ही होगे। इफ यू थिंक, अगर तुम्हें ऐसा तुम सोचते हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपनी आंसर शीट या उत्तर पुस्तिका दिखाने वाला हूं। विद्यार्थी ध्यान दें, यहां पर मस्ट बी का प्रयोग किया गया है क्योंकि एक निष्कर्ष है, निश्चितता है कि अगर आप सोचते हैं मैं अपनी आंसर शीट दिखाऊंगा तो फिर निश्चय ही आप एक पागल व्यक्ति हैं। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। यू वर नहीं, वाक्य प्रेजेंट का है। विल बी भी नहीं, ऑट टू बी भी नहीं। ऑट टू समान है शुड के, तो ये किसी से अपेक्षा के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो न वर, न विल बी, न ऑट टू बी, मस्ट बी, क्योंकि ये निष्कर्षात्मक वाक्य है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। वीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया। कोई कहीं का नेटिव होता है तो वहां पाया जाता है, तो वीट जो गेहूं है वो भारत का नेटिव नहीं, यानी मूलतः ये फसल भारत में नहीं होती थी, कहीं और से आई है। डैश बाली, बाली का अर्थ है जौ। हमारा आंसर होगा नॉर इज। नॉर इज का अर्थ है ना ही, ये इन्वर्जन का प्रकार है। वीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया नॉर इज बाली। तो जो वीट है वो भारत की मूल फसल या भारत का मूल पौधा नहीं है, ना ही जौ है। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। और इज नहीं, वाक्य नेगेटिव है। इज आइदर नहीं, पर विद्यार्थी ध्यान दें, नॉर इज की जगह अगर नाइदर इज या नीदर इज होता तो उत्तर हो सकता था। आइदर नहीं, इजंट नाइदर भी नहीं, नॉर इज बाली या नाइदर इज बाली। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। इल्यूसिडेट का अर्थ होता है किसी चीज को विस्तार से समझाना या बताना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी एक्सप्लेन।
विस्तार से समझाना, बताना। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए एक्सपेंड का अर्थ है खर्च करना, किसी चीज को खर्च करना, व्यय करना। पोर्ट्रे का अर्थ है किसी चीज को चित्रित करना या लोगों के सामने प्रस्तुत करना। किसी तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं तो ऐसा चित्रण कर रहे हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं। आर्ग्यू का अर्थ आप जानते हैं बहस करना या तर्क करना। हमारा आंसर ऑप्शन सी एक्सप्लेन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, एक बार फिर से वही निर्देश है, प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं तो पढ़ते हैं। शब्द एब्रोगेट का अर्थ है किसी कानून या अग्रीमेंट आदि को रद्द करना। तो किसी कानून को, लॉ को, या कभी कभी किसी अग्रीमेंट आदि को रद्द करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी अनल। अनल का भी वही अर्थ है, किसी कानून आदि को रद्द करना। इसके लिए अन्य शब्द हो सकते हैं रिवोक तथा रिसेंट। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए इलोप का अर्थ है सह पलायन करना, सामान्यतः अपने प्रेमी के साथ भाग जाना। ऑप्शन बी गेट क्रैश का अर्थ है कहीं बिना अनुमति या बिना टिकट आदि के प्रवेश करना। तो अगर आपको निमंत्रण नहीं मिला, आपके पास कोई टिकट आदि नहीं है और उस इवेंट आदि में आप जाना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? गेट क्रैश कर रहे हैं, बिन बुलाए मेहमान या अतिथि हो रहे हैं। रेवोकेशन, ऑप्शन डी एक बेहतरीन ऑप्शन है किंतु सही नहीं है। विद्यार्थी ध्यान दें, एब्रोगेट एक वर्ब है जबकि रेवोकेशन एक नाउन। रेवोकेशन का अर्थ है रद्दकरण। यदि रेवोकेशन की वर्ब रिवोक रही होती तो ये हमारा उत्तर हो सकता था, क्योंकि रेवोकेशन रद्दकरण एब्रोगेट का नहीं, एब्रोगेशन का सिनोनिम है। हमारा आंसर एक वर्ब ही हो सकता था, इसलिए रेवोकेशन नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है एलिगेंस। एलिगेंस का अर्थ होता है लावण्य। खूबसूरती में जब बहुत अदा और आकर्षण होती है तो उसे हम कहते हैं लावण्य, इंग्लिश में एलिगेंस। हमें चाहिए इसका विलोम शब्द, बेशक हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी क्रूडिटी का अर्थ है भोंडापन, किसी चीज का बेहुदापन। इंग्लिश में इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है वल्गैरिटी। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। कंसीट का अर्थ है अभिमान या अहंकार, कुछ ज्यादा ही अभिमान हो तो उसे कहते हैं कंसीट। ब्यूटी सौंदर्य है और obscene का अर्थ है अश्लील। हमारा आंसर ऑप्शन डी क्रूडिटी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, फिर से वही निर्देश है, प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं तो पढ़ते हैं। शब्द है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का अर्थ होता है उच्चावचन करने वाला। अगर आपकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि आप बार बार अपनी मानसिक स्थिति बदलते हैं, कभी बहुत एक व्यवहार करते हैं कभी दूसरा, तो बहुत मौजी किस्म के, अस्थिर मानसिक प्रकृति के या सनकी किस्म के व्यक्ति को कहा जाता है कैप्रिशियस। हमारा आंसर होगा, विलोम शब्द चाहिए, ऑप्शन ए स्टेबल। स्टेबल का अर्थ है जो स्थिर है, जबकि कैप्रिशियस सनकी है, उच्चावचन वाले स्वभाव वाला है। अन्य ऑप्शंस में फिकल। फिकल का अर्थ है अस्थिर, तो ये तो प्रश्न शब्द के सिनोनिम के समान है, उसका लगभग सिनोनिम ही है। इनडेफिनिट का अर्थ है अनिश्चित और डिफायंस एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ होता है अवज्ञा। अगर आप किसी अधिसत्ता या नियम को चुनौती देते हैं, कहना नहीं मानते, तो आप डिफायंस कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, डिसोबीडियंस कर रहे हैं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, क्योंकि हमें चाहिए था एंटोनिम या विलोम शब्द। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, निर्देश है अंडरलाइंड इडियम का अर्थ बताएं। वाक्य में एक रेखांकित मुहावरा है जिसका अर्थ बताना है तो पढ़ते हैं। द पार्टी हाई कमांड वांटेड टू स्टेव ऑफ एन ओपन बैटल। बैटल का अर्थ है जंग, लड़ाई। तो पार्टी की जो हाई कमांड है, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो चाहता था कि स्टेव ऑफ हो एक खुली लड़ाई या झगड़ा, यानी पार्टी में एक खुली जंग ना हो जाए। स्टेव ऑफ का अर्थ है किसी संकट या समस्या को टालना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए एवर्ट का अर्थ भी वही है, किसी संकट या समस्या को टालना, प्रिक्लूड करना। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। वेट एंड सी का अर्थ है प्रतीक्षा करना, देखना कि क्या हो रहा है, तो किसी चीज या आउटकम के लिए इंतजार प्रतीक्षा करना, नजर रखने को कहते हैं वेट एंड सी। अलाउ इट टू टेक इट्स ओन कोर्स। अलाउ इट टू टेक इट्स ओन कोर्स का अर्थ हुआ कि चीजों को अपने आप आगे बढ़ने दें, होने दें, जिस प्रकार से वो आगे बढ़ रही हो, बिल्कुल नहीं, यानी अपना रास्ता
खुद बनाने दें, रास्ता इख्तियार करने दें, बिल्कुल नहीं। प्रिवेंशन का अर्थ है रोकथाम। विद्यार्थी ध्यान दें, यदि प्रिवेंशन की जगह प्रिवेंट होता तो यह हमारा उत्तर हो सकता था। प्रिवेंट का अर्थ है रोकथाम करना, एवर्ट। प्रिवेंशन नाउन है, हमें चाहिए एक वर्ब, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए एवर्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, फिर से रेखांकित इडियम या अंडरलाइंड इडियम का अर्थ बताना है। रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर। टेक आफ्टर का अर्थ होता है किसी से मिलता जुलता होना, शक्ल सूरत में, अपीयरेंस में अगर आप किसी जैसे हैं तो यू टेक आफ्टर हिम। रमेश टेक्स आफ्टर का अर्थ है रिजेंबल। रिजेंबल का अर्थ होता है चेहरा आदि मिलता जुलता होना। रिजेंबल्स हिज फादर, रमेश देखने में अपने पिता जैसा दिखता है। फॉलो का अर्थ आप जानते हैं अनुसरण या पीछा करना। इमिटेट का अर्थ है नकल करना और ओबे का अर्थ है आज्ञा पालन करना। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, निर्देश है, वाक्य में एक अंडरलाइंड सेगमेंट है, रेखांकित खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इस रेखांकित खंड को सही ऑप्शन से बदलता हो। तो पढ़ते हैं, मेनी वर्कर्स वर बीइंग हेल्ड होस्टेजेस। हेल्ड होस्टेजेस नहीं, वर बीइंग हेल्ड होस्टेज। विद्यार्थी ध्यान दे, होस्टेज का अर्थ है बंधक। यहां पर शब्द होस्टेज जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट है और ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, होल्ड होस्टेज, बंधक बनाए रखना। तो होस्टेजेस नहीं, होस्टेज ही रहेगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, मेनी वर्कर्स, बहुत से श्रमिक, वर बीइंग हेल्ड होस्टेज, उनको बंधक बना के रखा जा रहा था। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए कहता है हेल्ड टू बी होस्टेजेस, हेल्ड टू बी बिल्कुल नहीं, और होस्टेजेस भी नहीं। हेल्ड लाइक होस्टेजेस बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, निर्देश है अंडरलाइन सेगमेंट को सही ऑप्शन से रिप्लेस करें। तो पढ़ते हैं, He told me that he got married 4 years. 4 years नहीं, 4 साल पहले, 4 years ago. लॉजिकल कंस्ट्रक्शन होगा he told me, उसने बताया मुझे, he got married 4 years ago. अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं, और over 4 years बिल्कुल नहीं, about 4 years, about 4 years हो या over 4 years हो, ago बेशक बेहद जरूरी है। हमारा आंसर 4 years ago या अबाउट 4 years ago भी हो सकता था, किंतु महत्वपूर्ण शब्द है अगो। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो पढ़ते हैं, समवन पुल्ड द डोर वायलेंटली। वायलेंटली का अर्थ है बड़े हिंसक रूप से, यानी बहुत जोर से, किसी ने दरवाजे को बड़े जोर से खींचा। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी दिए गए वाक्य के टेंस को पहचाने। सबसे पहले वाक्य का टेंस है सिंपल पास्ट और वाक्य का प्रकार है एक्टिव, जिसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। चूंकि वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है और नया सब्जेक्ट द डोर होगा, तो हेल्पिंग वर्ब होगी वॉस और उसके साथ चाहिए वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है, द डोर वॉज पुल्ड वायलेंटली। विद्यार्थी ध्यान दें, यहां पर बाई समवन के ना होने से वाक्य गलत नहीं हो जाता। बाई समवन, बाई समबडी, बाई द पुलिस आदि एजेंट्स को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडूअर्स या एजेंट्स को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये या तो अज्ञात है या सर्वविदित हो, जैसी भी स्थिति हो इन्हें छोड़ा जा सकता है। तो द डोर वॉज पुल्ड वायलेंटली का वही अर्थ है जो कि होगा द डोर वॉज पुल्ड वायलेंटली बाई समवन या समबडी। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं, द डोर हैड बीन पुल्ड वायलेंटली बिल्कुल नहीं, हमारा वाक्य सिंपल पास्ट का था ना कि पास्ट परफेक्ट का। बी कहता है द डोर वॉज टू बी पुल्ड, नहीं वॉज पुल्ड। और सी कहता है द डोर हैड बीन पुल्ड, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। तो पढ़ते हैं, तो सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल, सीज कंट्रोल का अर्थ है किसी चीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। ऑफ अ व्हीकल, किसी वाहन का, इन ऑर्डर टू फोर्स इट, किसी वाहन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना। इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन है मंजिल,
क्योंकि इसे मजबूर किया जा सके, बाध्य किया जा सके कि वो वाहन किसी अन्य मंजिल पर जाए, और टू मेक सर्टेन डिमांड्स, या फिर आपका उद्देश्य है उस वाहन को अपने कब्जे में लेने का कि आप कुछ मांगे रख सकें। इसे हम कहते हैं हाईजैक। अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का दल किसी वाहन को, विशेषकर किसी प्लेन को हाईजैक करता है, तो बाध्य करता है उसके पायलट को या पायलट्स को कि वो प्लेन को किसी एक जगह पर ले जाए, यानी उनके इच्छित स्थान पर ले जाए, और अक्सर वो कुछ मांगे रखते हैं। अन्य ऑप्शंस में अटैक आप जानते हैं, हमला या हमला करना, कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध या संविदा है, और डिटूअर एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। डिटूअर का अर्थ है चक्करदार मार्ग या लंबा मार्ग। जैसे अगर आपको रास्ते में बहुत ज्यादा यातायात या ट्रैफिक मिला, तो हो सकता है आपको डिटूअर करना पड़े या डिटूअर लेना पड़े, तो एक लंबा चक्करदार मार्ग या ऐसे लंबे चक्करदार मार्ग को लेना। हमारा आंसर ऑप्शन सी हाईजैक ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ देता है किसी अन्य देश में बसने के लिए, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एमिग्रेंट, हिंदी में उत्प्रवासी। उत्प्रवासी एमिग्रेंट वो व्यक्ति है जो अपना देश छोड़कर कहीं और जाने के लिए चला गया है। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए इमिग्रेंट, एमिग्रेंट का ठीक एंटोनिम है, उल्टा है। शब्द इमिग्रेंट का अर्थ है अप्रवासी, ऐसा व्यक्ति जो किसी देश में बाहर से आकर बस गया है। एक उदाहरण से, आप और मैं भारतीय हैं, यदि हम भारतवर्ष छोड़कर किसी अन्य देश में, मान लीजिए स्वीडन में, फिनलैंड में, नॉर्वे में, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में जाके सेटल हो जाएं, तो हम भारतवर्ष के लिए कहलाएंगे एमिग्रेंट, क्योंकि ये देश के संदर्भ में हमने इसे छोड़ा है, और हमारे उस नए देश में जहां हम बसने जा रहे हैं उसमें हम कहलाएंगे इमिग्रेंट, क्योंकि वहां हम बाहर से आकर बस गए हैं। तो उत्प्रवासी हमारा आंसर शब्द एमिग्रेंट, इमिग्रेंट अप्रवासी, ऐसा व्यक्ति जो किसी देश में बाहर से आकर बस गया है। नोमैड का अर्थ है खानाबदोश, इंग्लिश में वैगरेंट या वैगाबॉन्ड या जिप्सी। खानाबदोश ऐसे लोग जो एक जगह नहीं रहते, घुमंतु होते, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं नोमैड। सिटीजन आप जानते हैं नागरिक। हमारा आंसर ऑप्शन डी इमिग्रेंट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91, अब की बार मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य, जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पढ़ते हैं। द मर्चेंट सेड कोट अनकोट आइदर मेक योर परचेजेस और वॉक आउट ऑफ माई शॉप। व्यापारी ने कहा या तो अपनी खरीदारी करो अथवा मेरी दुकान छोड़कर चले जाओ। डायरेक्ट स्पीच का यह वाक्य, विद्यार्थी ऐसे वाक्यों में सबसे पहले ध्यान दे रिपोर्टिंग वर्ब पर और रिपोर्टेड क्लॉज में दिए गए वाक्य के प्रकार पर। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड क्लॉज में दिए गए वाक्य का प्रकार है इंपेरेटिव, आदेशात्मक, सुझावात्मक आदि। ऐसे वाक्यों में हम जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लेंगे तो भावानुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या आस्क्ड का प्रयोग करेंगे और वाक्य को पूरा करेंगे इंफिनिटिव के साथ। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। व्यापारी कह रहा है अपनी खरीदारी करो अथवा दुकान छोड़ के चले जाओ। द मर्चेंट फर्मली आस्क्ड, यहां उसे कहा और भाव है फर्मली, मजबूती से। द कस्टमर टू आइदर, टू के साथ वाक्य को पूरा करें, टू आइदर मेक हिज परचेजेस, कि वो अपनी खरीदारी करे और वॉक आउट ऑफ हिज शॉप, या फिर उसकी दुकान से, व्यापारी की दुकान से चला जाए। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उनकी भी समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द मर्चेंट टोल्ड द कस्टमर दैट ही वुड आइदर, मर्चेंट टोल्ड नहीं, ही वुड आइदर भी नहीं। बी कहता है द मर्चेंट ऑर्डर्ड द कस्टमर टू मेक हिज परचेजेस एंड नहीं, और होना चाहिए था ऑर्डर्ड को फिर भी स्वीकार किया जा सकता था। द मर्चेंट फर्मली रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड नहीं, आदेश दिया, कहा, आस्क्ड या ऑर्डर्ड। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92, अब की बार हमारा निर्देश है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही है। बेशक हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। शब्द ट्यूमल्चुअस की सही स्पेलिंग है TUMUL TUOUS। ट्यूमल्चुअस का अर्थ है कोहरामपूर्ण, उत्पातपूर्ण या उथल पुथल पूर्ण।
अगर चीज या सिचुएशन बहुत डिसऑर्डरली हो, कियोटिक हो या कोहराम अथवा शोरपूर्ण हो तो अस्त व्यस्ततापूर्ण शोरपूर्ण को कहते हैं ट्यूमल्चुअस। इसके लिए सिनोनिम हो सकता है केओटिक, लाउड या डिसऑर्डरली। अन्य सभी ऑप्शंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर है। ट्यूमल्चुअस की स्पेलिंग में यहां एरर है, यू होना चाहिए था, टी के उपरांत नहीं है। ऑप्शन बी ट्यूमल्चुअस की स्पेलिंग में यहां ई है, यू होना चाहिए था। और ऑप्शन सी में एम को डबल कर दिया गया है। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्नों के लिए हमें मिला है एक पैसेज जिसे हमें पढ़ना है और इसके उपरांत आने वाले प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो पहले पढ़ते हैं। इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, भारत का जो रक्षा निर्माण क्षेत्र है, इज एक्सपेंडिंग रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक्सपेंड का अर्थ होता है बढ़ना, रैपिडली है तेजी से। ड्रिवन बाय पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये ऐसा क्यों हो रहा है? पॉलिसी रिफॉर्म्स के कारण, नीतियों में सुधार के कारण। एंड इंक्रीज्ड प्राइवेट पार्टिसिपेशन, और काफी बढ़े हुए निजी क्षेत्र के पार्टिसिपेशन के कारण। अंडर द गवर्नमेंट्स पुश फॉर सेल्फ रिलायंस, पुश का अर्थ है किसी चीज को सरकार की तरफ से प्रेरित किया जा रहा है, सरकार की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है। फॉर सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का अर्थ है आत्मनिर्भरता। कंपनी सच एज टाटा एडवांस सिस्टम्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैव स्ट्रेंथन्ड, स्ट्रेंथन का अर्थ है मजबूत करना। इन कंपनियों ने मजबूत किया है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो घरेलू यानी देश के भीतर होने वाला उत्पादन है, ऑफ एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, वायुयानों के जो कंपोनेंट्स का अर्थ है उपकरण या अवयव। आर्टिलरी सिस्टम्स, आर्टिलरी का अर्थ है तोपखाना, तो जो बड़ी तोपें होती हैं बोफोर्स प्रकार की, K9 प्रकार की, उन्हें कहते हैं आर्टिलरी, हिंदी में तोपखाना। सिस्टम्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्मर्ड का अर्थ है बख्तरबंद, ऐसी गाड़ियां जिन पे बहुत ज्यादा मेटल की मजबूत प्लेटिंग हो जिससे उस पर बम आदि का हमला अप्रभावी रहे, ऐसी गाड़ियों को कहते हैं बख्तरबंद गाड़ियां, इंग्लिश में आर्मर्ड व्हीकल्स। कोलैबोरेशन का अर्थ है कोऑपरेशन या सहयोग, व्यापारिक समन्वय बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फर्म्स हैज इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, जो कोलैबोरेशन है, समन्वय, सहयोग हो रहा है पब्लिक, सार्वजनिक एंड प्राइवेट फर्म्स का अर्थ है कंपनियां, संस्थाएं आदि। हैज इंप्रूव्ड, इसने बेहतर बनाया है टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन। विद्यार्थी ध्यान दे, टेक्नोलॉजी का अर्थ है तकनीकी, एब्सॉर्प्शन का अर्थ है किसी चीज को आप अवशोषित करें या अपने अंदर स्वीकार कर लें। हैज इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन एंड एनहांस्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एनहांस का अर्थ है बेहतर बनाना। इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स, इंडिजिनस है स्वदेशी, जो स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स है, इंक्लूडिंग एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स, यानी एडवांस्ड का अर्थ है जो तकनीकी रूप से उन्नत है। हेलीकॉप्टर्स एंड मिसाइल सिस्टम्स रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का अर्थ होता है प्रतिबिंबित करना। ग्रोइंग टेक्निकल कॉम्पिटेंस, ये बढ़ती हुई भारत की कॉम्पिटेंस या दक्षता को प्रतिबिंबित करता है, दर्शाता है। द सेक्टर ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स, डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता है प्रदर्शित करना। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एक्सपोर्ट है निर्यात, पोटेंशियल है संभावना, कि ये भी प्रदर्शित करता है कि इस सेक्टर में निर्यात की विपुल संभावनाएं हैं। इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव एंटर्ड न्यू मार्केट्स इन साउथ ईस्ट एशिया, भारत के जो रक्षा निर्यात है वो चीजें कहां अब एंटर कर गई हैं? उन बाजारों में जो है साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका का अर्थ है साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के मुख्यतः इसमें देश आते हैं। कंपेटिटिव प्राइसिंग, कंपेटिटिव का अर्थ है कि कंपटीशन में जिससे आप टिक पाए, अर्थात आपकी जो दरें हैं वो कंपटीशन द्वारा ऑफर की जाने वाली दरों के कंपेरेबल हैं या उनसे भी अच्छी हैं, आप बहुत कम दाम में अच्छी चीज देते हैं। रिलायबल सप्लाई चेन्स, जो आपूर्ति की चेन्स है। एंड डिप्लोमेटिक आउटरीच, डिप्लोमेटिक का अर्थ है कूटनीतिक या राजनयिक, आउटरीच का अर्थ है लोगों से संपर्क करना, लोगों से जाकर जुड़ना, मिलना। हैव स्ट्रेंथन्ड इंडियाज क्रेडिबिलिटी एज ए सप्लायर, स्ट्रेंथन है मजबूत करना, भारत की क्रेडिबिलिटी का अर्थ है विश्वसनीयता को मजबूत किया है एक सप्लायर के रूप में। एज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीजेस, जैसे जैसे निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट है निवेश, वो अनुसंधान और विकास में बढ़ रहा है। एनालिस्ट्स एक्सपेक्ट, जो विश्लेषक है वो उम्मीद करते हैं द इंडस्ट्री टू बिकम मोर रिजिलियंट, रिजिलियंट का अर्थ है जो सदमों से उबर सकता है,
जो झटकों सदमों से उबर सके, यानी जो मजबूत है और लचीला है। एंड ग्लोबली कंपेटिटिव, और प्रतिस्पर्धात्मक हो सके ग्लोबली विश्व में। इफ दिस मोमेंटम कंटिन्यूज, मोमेंटम का अर्थ है संवेग या गति, रफ्तार, अगर कंटिन्यू रहे, जारी रहे, इंडिया कुड इमर्ज, इमर्ज का अर्थ होता है सामने आना, उभर कर आना, एज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ हाई वैल्यू डिफेंस इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का अर्थ है साजो सामान, डिफेंस है रक्षा, और हाई वैल्यू है उच्च वैल्यू के, यानी काफी महंगे, उच्च स्तरीय। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि भारतीय डिफेंस सेक्टर में जो तेजी आई है, जो तरक्की इसने कुछ ही समय में दिखाई है, उसके विषय में ये पैसेज है। अब हम इसे हल कर सकते हैं, तो प्रश्नों को देखते हैं। What has primarily driven the expansion of India's defense manufacturing sector? किस चीज ने प्राइमरीली है, मुख्यतः ड्राइव किया है, पुश किया है भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन। पैसेज की शुरुआत में ही कैसे एक्सपेंड हो रहा है? पॉलिसी रिफॉर्म्स और इंक्रीज प्राइवेट पार्टिसिपेशन के कारण। अन्य ऑप्शंस में फॉरेन मिलिट्री एड, विदेशों से मिलने वाली सैन्य सहायता, एड है सहायता नहीं, रिडक्शन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ है टकराव या झगड़े, जो दुनिया भर में जो संघर्ष चल रहे हैं, टकराव चल रहे हैं, उनमें कमी हुई, बिल्कुल नहीं। क्लोजर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, क्लोजर का अर्थ है बंद किया जाना, सार्वजनिक उपक्रमों को बंद किया जाना नहीं, उनका प्राइवेट के साथ पार्टिसिपेशन। पैसेज की शुरुआती दूसरी और तीसरी पंक्ति में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज मेंशन्ड एज कंट्रीब्यूटिंग टू डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन? कंपनियों के नाम हमें मिले हैं यहाँ, टाटा एडवांस सिस्टम्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स। अवेलेबल ऑप्शंस में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है, टाटा एडवांस सिस्टम, इंफोसिस, रिलायंस रिटेल और एयरटेल, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95, व्हाट हैज कोलैबोरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फर्म्स इंप्रूव्ड? पब्लिक और प्राइवेट फर्म्स में जो कोलैबोरेशन हुआ है, समन्वय सहयोग हुआ है, उससे क्या चीज बेहतर हुई है? पैसेज में स्पष्टतः लिखा है टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बेहतर हुए हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, तकनीक का अवशोषण यानी स्वीकार किया जाना, उसको अडॉप्ट किया जाना, एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी के मानक। अन्य ऑप्शंस में टैक्स कलेक्शन, कर का कलेक्शन, बिल्कुल नहीं। एग्रीकल्चरल आउटपुट, खेती का उत्पादन नहीं। टूरिज्म रेवेन्यू, पर्यटन से होने वाली आय भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 96, व्हाई डज द पैसेज सजेस्ट इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट पोटेंशियल? कि भारत की जो निर्यात करने की संभावना है, वो पोटेंशियल या संभावना इतनी अधिक क्यों है? बिल्कुल स्पष्टतः दिया हुआ है कि भारत कंपेटिटिव प्राइसिंग रखता है और रिलायबल सप्लाई चेन्स है भारत के पास। पैसेज को अगर आप देखें तो क्रेडिबिलिटी एज अ सप्लायर एंड कंपेटिटिव प्राइसिंग, यहां से एक बार पढ़ लेते हैं। कंपेटिटिव प्राइसिंग, रिलायबल सप्लाई चेन्स, यहां स्पष्टतः दिया है। एंड डिप्लोमेटिक आउटरीच हैव स्ट्रेंथन्ड इंडियाज क्रेडिबिलिटी एज अ सप्लायर। एक सप्लायर के रूप में, आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है कंपेटिटिव प्राइसिंग से, यानी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य तय करते हैं हम। रिलायबल सप्लाई चेन्स, विश्वसनीय सप्लाई चेन्स है, आपूर्ति की जो चेन्स है वो टूटती नहीं है। और डिप्लोमेटिक आउटरीच। अवेलेबल ऑप्शंस में ऑप्शन सी इसे काफी हद तक एड्रेस कर रहा है, कंपेटिटिव प्राइसिंग एंड रिलायबल सप्लाई चेन्स। अन्य ऑप्शंस में चीप लेबर ओनली, सस्ती लेबर, सस्ता श्रम हमारे पास उपलब्ध है, बिल्कुल नहीं। फॉरेन ओनरशिप ऑफ फैक्ट्रीज, नहीं, यहाँ देश की कंपनियों की बात हो रही है। और डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट से आयात, आयात पर निर्भरता नहीं, प्रश्न तो निर्यात के विषय में है। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98, निर्देश है पैसेज में शब्द रेजिलिएंट का जो प्रयोग हुआ है उसका क्या अर्थ है? रेजिलिएंट है जो सदमों, झटकों से आसानी से उबर जाए, जो मजबूत है और लचीला है, जो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदल सकता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, अडेप्टेबल, जो ढल सके, स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो। फ्रेजाइल का अर्थ अलबत्ता होता है कमजोर, भंगुर, जो आसानी से टूट जाए, नष्ट हो जाए। एक्सपेंसिव है महंगा। और रेस्ट्रिक्टेड का अर्थ है सीमित, जिस चीज पर कोई प्रतिबंध हो, सीमित हो, तो सीमित, प्रतिबंधित, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 98 अब की बार निर्देश है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को पहचाने। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। निसंदेह हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। शब्द पेंसिव में पी के उपरांत ए नहीं ई होना चाहिए था। पेंसिव की सही स्पेलिंग है PENSIVE। पेंसिव का अर्थ है चिंतामग्न या ख्यालों में खोया हुआ। अगर आप बहुत चिंतित हैं या विचारों में, अक्सर विचार में भी चिंता या दुख के कारण, तो फिर आप हैं पेंसिव। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए मैग्निफिसेंट एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है अद्भुत, शानदार या स्प्लेंडेड। आर्टिकुलेट का अर्थ है जो सुस्पष्ट वक्ता हो या फिर वाक्पटु हो, इंग्लिश में एलोक्वेंट या फ्लुएंट। और कलोसल का अर्थ है बहुत बड़ा, ह्यूज अथवा मैसिव इंग्लिश में। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा क्योंकि अन्य किसी शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99 अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी परिचित हैं। दिए गए सेगमेंट्स को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, उसके उपरांत उन्हें सही क्रम में रीअरेंज करें। तो पहले पढ़ते हैं। Businesses often feel that since they have a lot of market muscle and in such a dominant position, maintenance will be enough. Businesses को, व्यापारिक संस्थाओं को अक्सर ऐसा लगता है that since, चूंकि they have a lot of market muscle, उनके पास बहुत market muscle है, अर्थात मार्केट को प्रभावित करने की शक्ति है। And in such a dominant position, और ऐसी प्रभुत्वशाली पोजीशन में maintenance will be enough. मेंटेनेंस है जैसा है उसको बनाए रखो, कि अगर वो अपनी पोजीशन बनाए रखे तो पर्याप्त है क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। IBM has also suffered from low priced clones. लोअर प्राइस्ड का अर्थ है जिनके दाम कम हो तुलनात्मक रूप से। क्लोन का अर्थ है किसी का प्रतिरूप, जैसे कोई आपका क्लोन है तो बिल्कुल आप जैसा दिखेगा। तो IBM एक कंपनी है, तो जो वो उत्पाद बनाती है ऐसे ही अन्य उत्पाद कंपनियां जो उसके उत्पादों से मिलते जुलते बनाती है उन्हें कहा गया है क्लोन्स। जो लोअर प्राइस्ड क्लोन्स बनाती हैं, लोअर प्राइस्ड उत्पाद बनाती हैं। एज द मिस्टीक ऑफ कंप्यूटर्स वोर ऑफ। मिस्टीक का अर्थ क्या है? बेहतरीन शब्द है मिस्टीक, विद्यार्थी ध्यान दें। मिस्टीक का अर्थ है करिश्मा, किसी चीज का बड़ा रहस्यमयी गुप्त गुण जो होता है उसे कहते हैं मिस्टीक। ऑफ कंप्यूटर्स वोर ऑफ, वेयर ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज का फेड हो जाना, असर का कम हो जाना, उसका पास्ट फॉर्म है वोर ऑफ। एंड कस्टमर्स नो लॉन्गर नीडेड रीअश्योरेंस फ्रॉम बिग ब्लू सॉलिडिटी। रीअश्योरेंस का अर्थ है एक प्रकार का आश्वासन, फ्रॉम बिग ब्लू सॉलिडिटी। सॉलिडिटी है मजबूती। विद्यार्थी ध्यान दें, अमेरिकी भाषा में, अमेरिकी कल्चर में बिग ब्लू IBM का ही दूसरा नाम है, तो IBM का निकनेम है बिग ब्लू। एक बार इस खंड को पुनः समझ लेते हैं। IBM जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है, कंपनी है, हैज ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम लोअर प्राइस्ड क्लोन्स एज द मिस्टीक ऑफ कंप्यूटर्स वोर ऑफ। जैसे जैसे कंप्यूटर्स का करिश्मा या उनका रहस्यमय गुण है वो कम होने लगा, तो IBM को भी तकलीफ हुई, नुकसान हुआ, क्योंकि लोअर प्राइस्ड तुलनात्मक रूप से कम कीमत वाले जो क्लोन्स थे, मिलते जुलते उत्पाद थे, वो बाजार में आ गए। एंड कस्टमर्स नो लॉन्गर नीडेड रीअश्योरेंस फ्रॉम बिग ब्लू सॉलिडिटी। और कस्टमर्स को बिग ब्लू अर्थात IBM की मजबूती की कोई आवश्यकता नहीं रही, इस आश्वासन की कोई जरूरत नहीं रही। IBM fell behind on the concept of connectivity and has suffered as a result. Fall behind का अर्थ होता है पिछड़ जाना, जिसकी पास्ट फॉर्म हुई fell behind. IBM fell behind, पिछड़ गई on the concept of connectivity, कनेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट पर, विचार पर पिछड़ गई और फिर उसे सफर करना पड़ा, पीड़ित होना पड़ा। इन रिसेंट ईयर्स, हालिया वर्षों में, हाउएवर इवन माइटी IBM, हाउएवर का अर्थ है यद्यपि, माइटी है शक्तिशाली, IBM फाउंड दैट मार्केट डोमिनेशन, उसने पाया कि जो मार्केट में दबदबा है, डोमिनेशन का अर्थ है दबदबा, प्रभुत्व, वॉज नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं था। इफ यू फॉल बिहाइंड इन इनोवेशन, कि मार्केट में जो दबदबा है वो पर्याप्त नहीं है अगर आप फॉल बिहाइंड करें, पिछड़ जाएं इन इनोवेशन। इनोवेशन का अर्थ है नवाचार या तकनीकी सुधार, तकनीकी इंप्रूवमेंट। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि अमेरिकी कंप्यूटर क्षेत्र की बड़ी शक्तिशाली कंपनी IBM के बारे में है, और कैसे उसका जो मार्केट का प्रभुत्व है वो कुछ कम हुआ है क्योंकि वो तकनीकी रूप से उतने इनोवेशन नहीं कर पाई। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है PS तथा RQ।
सबसे पहले ओपनिंग सेगमेंट पी, इंट्रोडक्टरी सेगमेंट। बिजनेसेस ऑफन फील, बिजनेसेस को अक्सर लगता है सिंस दे हैव अ लॉट ऑफ मार्केट मसल एंड इन सच अ डोमिनेंट पोजीशन मेंटेनेंस विल बी इनफ। अपनी पोजीशन बनाए रखो, वो पर्याप्त है। पी के उपरांत होना चाहिए खंड एस। इन रिसेंट ईयर्स हाउएवर, हालिया वर्षों में यद्यपि इवन माइटी आईबीएम फाउंड दैट मार्केट डोमिनेशन वाज नॉट इनफ इफ यू फॉल बिहाइंड। अगर आप पिछड़ जाएं इन इनोवेशन, एस के उपरांत होगा खंड आर। IBM fell behind, कहां पिछड़ी? On the concept of connectivity and has suffered as a result, और उसको काफी तकलीफ उठानी पड़ी है, इससे नुकसान उठाना पड़ा है। क्या नुकसान है? आर के उपरांत मात्र खंड क्यों ही हो सकता है। IBM has also suffered from lower priced clones। तो एक तो कनेक्टिविटी में पिछड़ने के कारण, और ऑल्सो का अर्थ है दूसरी बात। और क्यों इसको तकलीफ उठानी पड़ी है? क्योंकि लोअर प्राइस क्लोन्स आ गए हैं और कंप्यूटर्स का जो मिस्टेक है, रहस्यमयी चीज है, वो कम हो गई। एंड कस्टमर्स नो लॉन्गर नीडेड रीअश्योरेंस फ्रॉम बिग ब्लू सॉलिडिटी। और कस्टमर्स को अब बिग ब्लू की जो मजबूती है, यानी IBM की जो मजबूती है, सॉलिडिटी है, उसका कोई विशेष आवश्यकता नहीं रही। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट पी, उसके उपरांत एस, उसके उपरांत आर तथा क्यू। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। सबसे पहले पी, उसके बाद एस, उसके उपरांत आर तथा क्यू, इसी क्रम में, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। तो पहले पढ़ते हैं, फिर लॉजिकली रीअरेंज करते हैं। पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व्स मोर देन द फॉर्मल शेयरिंग ऑफ डिसीजंस। पार्टिसिपेशन है हिस्सा लेना, इन्वॉल्व है, इसमें शामिल है, मोर देन द फॉर्मल शेयरिंग ऑफ डिसीजंस। फॉर्मल है, औपचारिक। आप फैसले लेने को बांटना मात्र इसमें जो है वो शामिल नहीं है। पार्टिसिपेशन में और भी चीजें, हिस्सा लेने में खाली फैसले लेने में हिस्सा नहीं है, अन्य चीजें भी हैं। थ्रू एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का अर्थ है पूर्वानुमान। इंडिविजुअल्स, व्यक्ति या लोग, और ऑर्गेनाइजेशंस कंसीडर ट्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन से संस्थाएं, कंसीडर है विचार करना, ट्रेंड से चलन, एंड मार्केट मेक प्लान्स, और योजनाएं बनाते हैं। शील्डिंग इंस्टीट्यूशन, शील्ड का अर्थ है रक्षा करना, इंस्टीट्यूशन से संस्थान, फ्रॉम द ट्रॉमा ऑफ लर्निंग बाय शॉक। ट्रॉमा का अर्थ है आघात, चोट, ऑफ लर्निंग बाय शॉक, शॉक है सदमा। तो जो एंटिसिपेशन है उसके माध्यम से जो लोग हैं और संस्थाएं हैं वो चलन को समझती हैं, योजनाएं बनाती हैं और संस्थानों को रक्षा करती हैं कि उनको सदमे से जो सीखने का धक्का है वो ना लगे, उससे वो बच पाए, कि सीखें पहले ही सदमा खाकर नहीं। इनोवेटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स, इनोवेटिव का अर्थ है नवाचारपूर्ण, जिसमें तकनीकी उत्थान होते हो। लर्निंग इन्वॉल्व्स बोथ एंटिसिपेशन एंड पार्टिसिपेशन। इस प्रकार की लर्निंग में शामिल है पूर्वानुमान भी और पार्टिसिपेशन है हिस्सेदारी भी। इट्स एन एटीट्यूड, ये एक इस प्रकार का रवैया है, व्यवहार है, कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसका मुख्य लक्षण क्या है? बाय द कोऑपरेशन, डायलॉग एंड एम्पैथी। इसका मुख्य लक्षण होता है कोऑपरेशन, अर्थ है सहयोग, डायलॉग है बातचीत, एंड एम्पैथी का अर्थ होता है परानुभूति। विद्यार्थी ध्यान दे, बेहतरीन शब्द है एम्पैथी। एम्पैथी का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति समझने का जो गुण होता है उसे कहते हैं एम्पैथी, हिंदी में परानुभूति। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि एंटिसिपेशन और पार्टिसिपेशन का संस्थानों के, बिजनेसेस के संचालन में क्या योगदान है उसके बारे में है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है RQP और फिर अंतिम खंड S। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट होगा R। इनोवेटिव लर्निंग, जो नवाचारपूर्ण या उन्नत, जो तकनीकी रूप से बेहतर हो रही हैं, लर्निंग में शामिल हैं दोनों चीजें, एंटिसिपेशन और पार्टिसिपेशन, पूर्वानुमान और हिस्सेदारी। आर के उपरांत होना चाहिए खंड Q। थ्रू एंटिसिपेशन, अब इन दोनों में से एंटिसिपेशन के माध्यम से इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस कंसीडर ट्रेंड्स एंड मेक प्लान, शील्डिंग इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द ट्रॉमा ऑफ लर्निंग बाय शॉक। और इंस्टीट्यूशंस की रक्षा होती है कि वो सदमे के माध्यम से ना सीखे या आघात ना हो, पहले ही सीख जाए। क्यू के उपरांत होना चाहिए खंड पी। पार्टिसिपेशन, ये होगी एंटिसिपेशन की बात। पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व्स मोर देन फॉर्मल शेयरिंग ऑफ डिसीजंस। इसमें खाली फैसले लेने के हिस्से को बांटना नहीं है, अन्य भी चीजें हैं। और अंतिम खंड मात्र ऐसी हो सकता है, इट्स एन एटीट्यूड। ये एक प्रकार का एटीट्यूड है, रवैया है, जो कैरेक्टराइज होता है, मींस इसमें मुख्य चिन्ह या लक्षण क्या है
बाई द कोऑपरेशन, डायलॉग एंड एम्पैथी। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट आर और उसके उपरांत क्यू, पी तथा एस। इसी क्रम में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है, आर क्यू पी एस। सबसे पहले खंड आर, आर के उपरांत क्यू, फिर पी तथा एस, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। So, ये था आपका एनालिसिस पेपर 816 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों, इन इडियम्स का इस्तेमाल अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।